नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग 28 मई की करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत अच्छी पारी खेली। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पूरी तरह से एक तरफा फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद पर 8 विकेट से जीत लिया है मैच को। और इंडियन प्रीमियर लीग IPL की जो ट्रॉफी है वो भी 3 ट्रॉफी है इनकी जो अभी तक जीती हुई है। KKR ने 114 रन का लक्ष्य को 57 गेंद में हासिल कर लिया। 57 गेंद और भी शेष रह गई थी। वेंकटेश अय्यर ने 52 रनों के साथ शीर्ष स्कोर पर रहे और बाद में रहमानुल्लाह गुरबाज रहे जिन्होंने 40 रन बनाए थे। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कप्तान पिट कमिंस 24 रन के साथ सर्वोच्च स्कोर रहे। KKR के लिए आंद्रे रसेल 3 विकेट झटकी उन्होंने और मिशेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। मिशेल स्टार्क को। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इस पर देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन सीधा है कि फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर टाटा IPL 2024 की ट्रॉफी किसने जीती है। तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने। कोलकाता नाइट राइडर्स जो टीम है वो हम लोग को पता है कि शाहरुख खान की टीम। भारत के सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जनरल पांडे कार्यकाल बढ़ाया गया। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे जी हैं। उन्होंने 30 जून को तक जो है इसका कार्यकाल 1 महीने की अवधि के लिए निर्धारित कर दिया है। अब जो कि चुनाव चल रहे हैं उसके बाद में 4 जून को रिजल्ट आना है। उसके बाद ही ये निर्णय किया जाएगा कि इसके बाद 30 जून के बाद इनका कार्यकाल बढ़ाया जाए अथवा इनको रिटायर किया जाए। विस्तार की सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु 31 मई जो थी सेवानिवृत्ति की आयु, तो उन्होंने जो है उससे अधिक कर दिया था। 30 अप्रैल 2022 को ये सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए थे 2022 में। दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स द बॉम्बे सैम्पर्स के कमीशन को पद दिया गया था। थल सेना अध्यक्ष के पद संभालने वाले वे पहले थल सेना अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। कार्यकाल के विस्तार में संकेत मिलता है कि अगले सेना प्रमुख के चयन पर निर्णय अगली सरकार के लिए खुला रहेगा। नियम के मुताबिक सेवारत COAS के सेवानिवृत्त होने पर सबसे वरिष्ठ सेना कमांडर इस समय जो हैं जब वरिष्ठ जो हैं वो सेना के उप प्रमुख सेना प्रमुख बनाया जाता है, जैसा कि सबको पता है। और उसके बाद में जो है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर सेना के उप प्रमुख जो हैं इस समय लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। लेकिन दक्षिणी कमांडर के सेना कमांडर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, ये सबसे जो है सीनियर मोस्ट हैं। तो यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि उपेंद्र सिंह को भी बनाया जा सकता है सेना प्रमुख और AK सिंह को भी बनाया जा सकता है जो कि सबसे वरिष्ठ अधिकारी है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा, राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, गितानस नौसेदा। प्रधानमंत्री ग्रेडा सिमोनेटी पर भारी जीत है। लिथुआनिया राष्ट्रपति के रूप में दूसरा 5 साल का कार्यकाल हासिल किया है। मतलब ये जो है राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं नौसेदा। ठीक है। अब इनको केंद्रीय चुनाव आयोग में प्रारंभिक आंकड़ों में पता चला कि 74.5 जो है 74.5% वोट जो है ये नौसेदा को मिला है और सिमोनिटे को 24.1% वोट जीते हैं। 60 वर्षीय नौसेदा एक उदारवादी रूढ़िवादी है। यूक्रेन के एक मजबूत समर्थक रहे हैं। अधिकांश राजनीति स्पेक्ट्रम में साझा की गई। उसके बाद में कार्यकाल के दौरान ये कई लोगों को शरण भी दिया है इन्होंने और पड़ोसी बेलारूस में सत्तावादी कार्रवाई में भाग लिया था इन्होंने। तो ये एक तरह से पूर्व बैंकर थे
ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि पूर्व बैंकर रहे थे और 2019 में ये सफल राष्ट्रपति पद के लिए राजनीति में प्रवेश किए। सिमोनिटे ने पहला दौर जीता था, लेकिन राष्ट्रपति पद जीतने के लिए आवश्यक 50% वोट जुटाने में असफल रहे थे। तो इसको ज़्यादा ना इसको आगे एलेबोरेट करते हुए हमको ये जानना है कि हमको हमारे लिए क्वेश्चन बनेगा कि लिथुआनिया पोलैंड के उत्तर में और दो अन्य बाल्टिक देशों लाटविया और एस्टोनिया के दक्षिण में है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाल्टिक देश कौन कौन से हैं। तो बाल्टिक देश एस्टोनिया भी आता है, लिथुआनिया भी आता है और यहाँ पर लातविया भी आता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अभी हाल ही में किस देश के जो है राष्ट्रपति बने हैं नौसेदा, या फिर ये आ जाएगा कि इस समय जो है लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो वो हैं लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति गितानस नौसेदा। तो इतना ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं उस पर। भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया ने 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में मलयालम हिंदी भाषा में की फिल्म जो है, मलयालम हिंदी भाषा की फिल्म है ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट। ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट। 2 बार बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि जो 77वां जो इस समय फ्रांस में चल रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल, तो उसमें मलयालम हिंदी फिल्म है, उसने जो है ये निर्माता हैं, डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया, निर्माता। ठीक है ना, प्रोड्यूसर पायल कपाड़िया। देश का पहला ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। तो कान ग्रैंड प्रिक्स जो है ये पाल्मे डियोर के बाद महोत्सव में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उसको इन्होंने जीता है। अमेरिकी निर्देशक सीन बेकर ने अनोरा को सर्वोच्च सम्मान दिया। सीन बेकर है ये निर्देशक रहे हैं। कपाड़िया महोत्सव की मुख्य प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की पहली महिला निर्देशक और 30 वर्षों में पहली भारतीय फिल्म बनी है। तो यानी 30 वर्षों से पहले तक जो है अभी तक कभी भी किसी फिल्म को जो है इतना ये अवार्ड नहीं दिया गया था जो कि अभी दिया गया है। ताजी एन करुण की स्वाहम को 1994 में मुख्य प्रतियोगिता के लिए चुना गया था और उसमें भाग लिया था, लेकिन ये अवार्ड नहीं पा सकी थी ये फिल्म। ठीक है, 38 वर्षीय है, वैश्विक सुर्खियों में रहने वाली कोई अजनबी नहीं है ये। तो ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट, ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट ये फिल्म का नाम है, जिसकी ये प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है। फीचर निर्देशन के पहली फिल्म है इनकी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका पहला मौका नहीं है। 2021 में भी उनकी समीक्षाओं के लिए डॉक्यूमेंट्री ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग का प्रीमियर कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में हुआ था। और ओइल डियोर जो गोल्डन आई होता है पुरस्कार, उनसे पहले जो है 2021 में इनको मिल चुका है। परंतु अभी जो है ये पहली महिला बनी है जिन्होंने मलयालम हिंदी भाषा की फिल्म है इनकी, पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट, इसको पहला ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है ये मिला है। क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा, 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 77वें कांस फिल्म महोत्सव में मलयालम हिंदी भाषा, याद रखिएगा मलयालम हिंदी भाषा की बात हो रही है, मलयालम हिंदी भाषा की फिल्म है ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट के लिए अपना और देश का पहला ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीत का इतिहास है। तो किसने रचाया है ये? पायल कपाड़िया ने। पायल कपाड़िया की फिल्म कौन सी थी? ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट। और कौन सी भाषा की फिल्म थी? मलयालम हिंदी की। ठीक है, इसमें कांस फिल्म जो पुरस्कार जो है वह जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मोनाको जीपी। देखिए बहुत बड़ी बात है, अभी इस समय जो है जो कार रेसिंग होती है तो जीपी ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग बोली जाती है। मोनाको जीपी में प्रियास्त्री को हराकर घरेलू मैदान में खिताब जीता है। किसने? लेक्लेयर ने। तो
स्कूडेरिया फरारी चार्ल्स लेक्लेयर, फरारी चलाते हैं तो फरारी नाम याद रखना है, चार्ल्स लेक्लेयर। सर्किट डी मोनेको में मैक्लेरेन ऑस्कर पियास्त्री को हराकर घरेलू धरती पर अपना पहला मोनेको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। मैक्लेरेन के ऑस्कर पियास्त्री ने शुरुआती लड़ाई लड़ी, लेकिन लेक्लेयर जुलाई 2022 के बाद पहली बार हासिल की। जुलाई 2022 के बाद फरारी टीम के साथ कार्लोस सेंज तीसरे स्थान पर रहे, जबकि लैंडो नॉरिस चौथे स्थान पर रहे। यहाँ पे बॉब रसेल भी हैं, जॉर्ज रसेल की मर्सिडीज ने 5वां स्थान और लुइस हैमिल्टन ने 7वां स्थान जीता। तो बहुत बड़ी बात है कि लुइस हैमिल्टन जो है कि माने हुए F1 रेस के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 7वां स्थान जीता है। तो इसमें चार्ल्स लेक्लेयर ने, फरारी ने ये ग्रैंड प्रिक्स कौन सी जीती है? मोनेको ग्रैंड प्रिक्स। तो क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाता है एग्ज़ाम में कि मोनेको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, या फिर उसके बाद कौन सी गाड़ी या कौन सी टीम की तरफ से जीती है, तो वह है फरारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उत्तर कोरिया द्वारा उपग्रह प्रक्षेपण योजना की घोषणा। उपग्रह प्रक्षेपण की योजना की घोषणा उत्तर कोरिया द्वारा की गई, तो उसमें क्या हुआ है, कुछ घंटों बाद ही दक्षिण कोरिया, जापान और तीन देश के नेताओं ने एक मीटिंग करी है सियोल में अपने शिखर सम्मेलन के दौरान कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि। ठीक है। उत्तर कोरिया द्वारा सैन्य जासूसी उपग्रह ले जाने वाले रॉकेट को लॉन्च करने की अपनी योजना के बारे में जापान को सूचित करने के बाद राष्ट्रपति यून सूक येउल, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग समझौते पर पहुंचे। ये लोग वहाँ पर जो समझौता हुआ था उसमें पहुंचे हुए थे। और इसमें ये कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है पहले से ही संयुक्त राष्ट्र ने। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसके प्रस्तावों का इसने उल्लंघन किया है नॉर्थ कोरिया ने। फिर 3 तरफा मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत पर फिर से शुरू करके 2012 में शुरू होने वाले 16 दौर की आधिकारिक वार्ता के बाद नवंबर 2019 में निलंबित कर दिया गया था। तो नॉर्थ कोरिया को निलंबित भी कर दिया गया था, लेकिन फिर उसके बावजूद भी इन्होंने परीक्षण किया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो उपग्रह प्रक्षेपण योजना की घोषणा जो है कि कुछ घंटों बाद किन 3 देशों ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। तो 1 2 3 करके आ जाएगा इसमें, तो केवल 1 सही, 2 या 3 सही, इस तरह से आएगा, या सभी सही। तो दक्षिण कोरिया, उसके बाद चाइना और तीसरा जो है जापान। ये 3 देशों ने मिलकर जो है ये वैसे उपग्रह प्रक्षेपण योजना को लेकर के एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, या उसको जो है एक घोषणा जो है प्रदान की। नेक्स्ट उस पर आते हैं। कैफिन टेक के कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व दिग्गज सी जयराम को स्वतंत्र निदेशक किया है, यानी डायरेक्टर बने हैं ये कैफिन टेक के। कहाँ पर थे इस समय? ये सी जयराम जो थे ये कोटक महिंद्रा बैंक में थे। ठीक है। हैदराबाद स्थित कैफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व संयुक्त प्रबंध निदेशक, यानी ये इससे पहले डीएमडी रहे थे, या फिर कह सकते हैं कि एमडी रह चुके हैं कोटक महिंद्रा के, सी जयराम को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। जयराम ने 26 साल की सेवा जो है कोटक समूह में दी है, और उसके बाद जो है कई व्यवसायिक क्षेत्रों में भी स्थापना की और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये एक प्राइवेट बैंक के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में, गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में यहाँ पे जो है ये जयराम का कार्यकाल जो है ये 30 अप्रैल को समाप्त हो गया था। और उसके बाद जो है उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी भूमिका निभाई वो बैंक के लिए बहुत अच्छी रही है। वैकल्पिक निवेश, अंतर्राष्ट्रीय संचालन और निजी बैंकिंग के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
वित्तीय क्षेत्र में भी उनकी विशेषज्ञता और रही है, मजबूत रही है। तो जयराम जो है इससे पहले कहाँ पे थे कोटक महिंद्रा से पहले? तो इंडियन ओवरसीज बैंक, सॉरी, ओवरसीज सनमार फाइनेंशियल लिमिटेड में काम करते थे। ओवरसीज सनमार फाइनेंशियल लिमिटेड में ये काम करते थे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पर है। वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में प्रतिस्पर्धा में मदद करने के लिए दक्षिण कोरिया की नई अंतरिक्ष, तो यहाँ पर जो है ये साउथ कोरिया ने भी नई अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो स्टार्ट की है। पूर्ण अंतरिक्ष एजेंसी के उद्घाटन के लिए कोरिया वैश्विक अंतरिक्ष मंच पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार है। इसका लक्ष्य जो है एक पावर हाउस में बदलना और निजी उद्योग के नेतृत्व में विशिष्ट अंतरिक्ष दौड़ में शामिल होना है। कासा, याद रखिएगा, जैसे जाक्सा है या नासा है या इसरो है, उसी तरह वहाँ पर दक्षिण कोरिया में जो एरोस्पेस सेंटर है उसका नाम जो है कासा है। और स्थानीय कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए भी केंद्रित किया है ध्यान, और साथ में जो है वैश्विक स्तर पर भी अंतरिक्ष उद्योग और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए मदद कर सकती है। ठीक है, कासा की स्थापना जो है सियोल से लगभग 300 किलोमीटर दक्षिण में साचोन में स्थित है। तो साचोन नाम पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। बड़ी न्यूज़ इतनी है कि हम बस ये जान लें कि नई अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना किसने करी है, तो वो दक्षिण कोरिया ने करी है। ठीक है, और KCLV-3 के नाम से अगली पीढ़ी के रॉकेट विकसित करने के लिए 2030, 31, 32 में 3 लॉन्च करने के लिए भी योजना बनाई है। और इस समय जो है 200 टन के अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद इसे वर्तमान 7वीं सबसे मजबूत अंतरिक्ष शक्ति के रूप में माना है। तो ये जो नई अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ पर जो है नया अंतरिक्ष रॉकेट जो छोड़ा जाएगा उसका नाम क्या है? नूरी। तो नूरी जो है यही जो नई जो अंतरिक्ष एजेंसी बनी है वहीं से ये छोड़ा जाएगा, एजेंसी के द्वारा छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि दक्षिण कोरिया से शुरू की गई नई अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? यह कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कासा। ठीक है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे इसरो है या नासा है या जाक्सा है जापान की। नेक्स्ट आते हैं यूकी भामरी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। हाँ, यूकी भामरी जो है उन्होंने सर्वश्रेष्ठ विश्व नंबर 1 ATP 250 लियोन ओपन में उपविजेता रहने के बाद ATP युगल रैंकिंग में 52वां स्थान हासिल किया है। यूकी 2 स्थान की छलांग लगाकर 1692 अंकों के साथ 52वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है, युगल ATP रैंकिंग में 6 भारतीय शीर्षों में 100 में से का स्थान कौन सा हो गया है? 52वां। तो 100 भारतीय की शीर्ष की जो लिस्ट है उसमें 52वां स्थान इनको मिला है। रोहन बोपन्ना चौथे नंबर पर इस समय है। तो शीर्ष 100 में अन्य भारतीय जो शामिल हैं N श्रीराम बालाजी 84वें नंबर पर, विजय सुंदर प्रशांत 94 नंबर पर, अनिरुद्ध चंद्रशेखर 96 नंबर पर और अर्जुन काधे 98 नंबर पर है। ठीक है, ये तब टेनिस का जो संघ है वो टेनिस के संघ में इनका स्थान किस स्थान पे आ गया है? 52वें नंबर पे आ गया है ATP रैंकिंग में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है और ये पूछी भी जा सकती है कि यूकी भामरी की कितनी रैंकिंग आई है। ATP जो है ये इसकी स्थापना सितंबर 1972 में की गई थी। यूके में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके एंड्रिया गोडेंजी हैं और CEO मोस्मो कालवेरी हैं। ठीक है ना, फिर से देख लीजिए, 1972 में स्थापना हुई है। यूके में ये संस्था है, यूके में HQ इसका हेडक्वार्टर है। एंड्रिया गोडेंजी इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं और CEO हैं मोसिस्मो कालवेली। ठीक है ना, नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। तो थैंक यू।